नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और शर्मनाक खबर महाराष्ट्र से है कि वहां की सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार के पूर्व गृह मंत्री, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास भेज दिया है। मतलब 6 नवंबर तक अब इनसे पूछताछ होगी कि ये बताओ कि तुमने क्या ये 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का टारगेट सचिन वाजे और परमवीर सिंह को दिया था। मतलब ये कि आज वसूली कांड में एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से और एक्शन ईडी की तरफ से हुआ, जब अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को जायज बताते हुए 6 नवंबर तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। ये वही अनिल देशमुख है जिसके लिए 2 बार महामहिम शरद पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बड़ा इनोसेंट बताया था कि भाई वो फंसाया जा रहा है, वो इस तरह के काम नहीं कर सकता। इसको लेकर के सारे अघाड़ी के सारे लीडर ये कह रहे हैं कि ये वेंडेटा है, ये बदले की राजनीति है। जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करना चाहती है, लेकिन ये बदनाम कर कौन रहा है? आपके चुने हुए पुलिस कमिश्नर मुंबई के, उन्होंने तो आरोप लगाया। आपके द्वारा रीइंस्टेट किए हुए अदना से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, आपके चहेते शिवसेना का एक्स प्रवक्ता, ये सारे लोग बदनाम करने में, जो अगर बदनाम की थ्योरी मान लेते हैं तो ये तो आरोप इनके लगाए हुए हैं, किसी बाहर के लोगों ने तो आरोप नहीं लगाया था। मतलब ये कि आज महाराष्ट्र की सरकार किस हिसाब से चल रही है उसके ऊपर कालिख पुत गई है। ये अब नवाब मलिक समीर वानखेड़े पे हमला करे, देवेंद्र फडणवीस पे हमला करे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ भी बयानबाजी करें, वो पाकिस्तान में पटाखे की आवाज़ सुनना चाहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि एक ऐसी सरकार चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर जिसका गृह मंत्री ही इस तरह की चीज़ों में फंसा हुआ है। क्या क्या आरोप ईडी ने लगाए हैं? ईडी ने कई सारे आरोप लगाए हैं, पैसे की हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के। और सिर्फ ईडी ही नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। सीबीआई का केस अलग चल रहा है, इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन अलग चल रहा है, और तो और ईडी ने तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हासिल कर ली हैं कि जिससे बच पाना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि इनके परिवार से जुड़े हुए कई सारी शेल कंपनियां कलकत्ता से ऑपरेट हो रही है। मतलब बिजनेस करने के लिए लोग बॉम्बे जाते हैं और ये उल्टी गंगा बहा रहे थे। मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और कंपनियां इनके बच्चे खोल रहे थे कहाँ? कलकत्ता की बदनाम गलियों में। अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन एक्शन सिर्फ अनिल देशमुख के ऊपर ही नहीं हुआ है। कल नवाब मलिक ने बड़े जोर शोर से यह आरोप लगाया था कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ ड्रग माफिया के साथ गंदे हो चुके हैं। तस्वीरों को दिखाया गया था, प्रमाण दिए की बात की गई थी कि ये कोई राणा है तो कोई गुंडे हैं, इन लोगों को लेकर के। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ऐसा एक्शन हुआ है ईडी की तरफ से कि पूरी की पूरी ये एनसीपी पार्टी अंदर से कांप गई होगी। क्योंकि खबर ये आ रही है कि अजित पवार, शरद पवार के बाद अगर कोई एनसीपी का सबसे बड़ा लीडर महाराष्ट्र में है तो अजित पवार, वो उनके भतीजे भी हैं। उनसे जुड़ी हुई, उनके परिवार से जुड़ी हुई, मतलब ये कि शरद पवार के परिवार से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उस पे एक्शन लेते हुए 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। उसकी डिटेल मैं दूंगा कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ इस तरह से ईडी ने उसे अटैच किया है और क्यों किया गया है, यह भी समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। अब अजित पवार और उनके से कंपनी से उनके परिवार के लोगों को ये साबित करने के लिए
कि ये बेनामी ट्रांजैक्शंस, ये बेनामी प्रॉपर्टीज नहीं है, इनसे उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, जो खरीदारी हुई है वो वाइट मनी से की गई है। इन सब चीज़ को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया जाएगा और 90 दिन में अगर ये नहीं कर पाते हैं साबित, तो एक अलग मसला महाराष्ट्र की राजनीति में घुस आएगा। क्या खबर आई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की कई दर्ज प्रॉपर्टीज को जब्त करने का अस्थायी नोटिस जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र की 27 प्रॉपर्टीज, गोवा का 250 करोड़ का रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट का नाम निलय नाम से ये रिसोर्ट बना हुआ है गोवा के अंदर, जिसकी कीमत 250 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। 600 करोड़ का एक शुगर मिल भी इसमें शामिल है। इसमें दिल्ली की भी कुछ प्रॉपर्टी शामिल है। ये संपत्तियां 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही हैं और ये सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच कर दिया है। महाराष्ट्र में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो वहाँ पे पत्रकारिता भी कर रहे हैं, राजनीति को जानते और समझते हैं, किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शरद पवार की परिवार के ऊपर इस तरह से सेंट्रल एजेंसियां कभी हाथ भी लगा सकती हैं। इस तरह की बेनामी चीज़ों के ऊपर कभी कोई अटैचमेंट का ऑर्डर भी आ सकता है। इनको जब्त करने की कोशिश भी कोई कर सकता है। 90 दिन का वक्त है। शरद पवार, उनके परिवार, अजीत पवार, उनके परिवार, उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अदरवाइज महाराष्ट्र की राजनीति में एक कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि फिर लोग जो दबी जुबान में कहते थे वो खुलकर दुनिया के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यही कारण है ये अब तक ये जो नवाब मलिक जो लगातार पिछले 7-8 दिन से सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बवाल मचा रहे थे, उसके जड़ में यही है। क्योंकि ये जो अजीत पवार, ये शरद पवार के परिवार के ऊपर जो कार्रवाई की गई, छापेमारी 7 अक्टूबर को हुई थी। आप समझिए 7 अक्टूबर, और तब से इनको ये समझ में आ रहा था कि मसला इनके हाथ से जाने वाला है। इन लोगों ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसी ऐसी जगहों पे छापेमारी कर दी है जिसको छुड़ा पाना, जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए नवाब मलिक को आगे किया गया कि ताकि वो खुलकर सामने आकर वो राजनीति करना शुरू करें। आर्यन के नाम पे आप समीर वानखेड़े को टारगेट करें और समीर वानखेड़े के जरिए आप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के ऊपर यह आरोप लगाएं कि आप अलग अलग एजेंसियों के जरिए महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पूछता भी नहीं, कहीं कोशिश होती भी नहीं, लेकिन अघाड़ी के लीडर अपने आप कहते हैं कि हिम्मत है तो सरकार गिरा के दिखाओ। इस सरकार को गिराने से किसका फायदा होगा? यह सरकार तो जितनी ज़्यादा दिन तक चलते रहेगी उतनी ही साख इन पार्टीज की जो है वो गर्त में मिलती चली जाएगी। रोज इस तरह के खुलासे होंगे तो क्या होगा? ये ठीक वैसा ही होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार 2014 से पहले थी और हर दिन कोई ना कोई खुलासा होता रहता था, घोटाले सामने आते थे। चुनाव के बाद क्या हुआ? चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने इतिहास दर्ज कर दिया। 50 से भी कम सीटें जीतकर उसने बता दिया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का अंजाम हिंदुस्तान की राजनीति में होता है। वही सारी चीजें हो रही हैं। और ये मालूम था कि रात भर अनिल देशमुख से पूछताछ हुई है। कैपिटल टीवी जो लोग फॉलो कर रहे हैं, पिछले 7-8 महीने से जब से ये वसूली कांड शुरू हुआ तब से लगातार इस बात को हम लोग कहते आ रहे थे कि जिस दिन ईडी के सामने अनिल देशमुख उपस्थित होंगे उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि इसको कह सकते हैं कि ईडी के पास अनिल देशमुख के खिलाफ सबूतों का जखीरा है, भंडार है, और इससे बच पाना अनिल देशमुख के लिए बड़ा ही नामुमकिन है। और उनको यह भी मालूम था कि गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए सवेरे सवेरे आज फिर नवाब मलिक मैदान में कूदे। और इस बार निशाना तो पहले देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, वही सारी बातें जो कल उन्होंने दोहराई थी, लेकिन आज मालूम चला देश को कि बहुत बड़े सेल्समैन भी हैं और मार्केटिंग के इतने बड़े दिग्गज हैं कि तस्वीर देख करके, वीडियो देख करके ये बता सकते हैं कि किसके शर्ट की कीमत क्या है,
किसके पैंट की कीमत क्या है, बेल्ट कितने लाख रुपए का है तो जूते कितने हजार रुपए के हैं, ये सब कुछ बता देते हैं। इतने त्रिकालदर्शी किस्म के शख्स हैं ये नवाब मलिक। आज उन्होंने समीर वानखेड़े पे एक और जिसको कह सकते हैं कि आरोप लगा दिया। उन्होंने क्या कहा कि समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की होती है, हर दिन नए कपड़े पहनकर क्यों आते हैं, ये तो मोदी साहब से भी आगे निकल गए। इनकी पैंटekलाख रुपए की, बेल्ट 2 लाख रुपए का, जूते 2.5 लाख रुपए की, घड़ियां 10, 20, 25 लाख की। इन दिनों में जैसे कपड़े उन्होंने पहने हैं सभी की कीमतें मिलाकर 5 से 10 करोड़ के हैं। क्या ईमानदार ऑफिसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता है? अब देखिए 10 करोड़ का कपड़ा भी पहना दिया इनको। अब 2-2.5 लाख रुपए का जूता कौन सा आता है, हमें तो ऑनलाइन हमने खोजने की कोशिश की, कोई मिला नहीं। बेल्ट भी 1 लाख रुपए का, वो पता नहीं कौन सा ब्रांड उन्होंने कौन सी करेंसी में देख लिया। लेकिन नवाब मलिक ने आज इंतहा कर दी। इसको कह सकते हैं कुतर्क का जो है वो इंतहा है। वो कहते हैं कि बहुत सारे अधिकारी आते हैं, अच्छा अधिकारी आते हैं तो क्या वो अच्छे कपड़े ना पहने, लेकिन कपड़ों की कीमत आप ये कह रहे हो कि उस शरीर के ऊपर जो है 10 करोड़ रुपए का अब तक जितना जो पिछले 1 महीने में वो नजर आ रहा है टेलीविजन के ऊपर, टोटल कपड़ों की जो कीमत है वो 10 करोड़ बता रहे हैं और सारी मीडिया वाले चला रहे हैं। ये आरोप लगा दिया, ये आरोप। अरे भाई कोई पूछ लिया होता कि भाई इतनी माइन्यूटली आप टैग पता कर ले रहे हो, टेलीविजन कैमरे में कुछ आता नहीं लेकिन फिर भी आप कपड़े देख करके दाम बता दे रहे हो, तो ये बता दोगे किस कंपनी किस दुकान से खरीदा है, तब तो बात समझ में आएगी। ये ठीक वैसे ही ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो बीच में एक बार कहानी आ गई थी कि मोदी जी करोड़ रुपए का ये करते हैं वो करते हैं, सारी चीजें आपने समीर वानखेड़े को जो है खुद ब खुद थ्योरी आप बना रहे हैं। जवाब आ गया कि बेफजूल की बातें हैं, लेकिन ये बेफजूल की बातें नहीं हैं। नवाब मलिक को लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप रोज सवेरे सवेरे जितने भी अनर्गल आरोप हो सकते हैं आप आरोप लगाएं, पूरे मसले को पॉलिटिकल करें कि ताकि आगे आने वाले दिनों में जो कार्रवाई होने वाली है उसमें पब्लिक में ये मैसेज चला जाए कि मोदी सरकार, दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार जो कुछ भी एक्शन महाराष्ट्र में ले रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ले रही है। इनको मालूम है कि अनिल देशमुख बचने वाले नहीं हैं, इनको मालूम है कि अनिल देशमुख से पूछताछ की जाएगी, वो सब कुछ बता देगा। उसके जो मनी ट्रेल्स हैं उससे मालूम चल जाएगा कि ये जो 100 करोड़ रुपए सचिन वाजे कलेक्ट करता था वो जाता कहां था। ये सारी चीजें सामने अब एक के बाद एक आएंगी और ये बात सारे लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक अदना सा सब इंस्पेक्टर उसकी क्या हिमाकत कि वो व्यापारियों के पास, बार वालों के पास, रेस्टोरेंट वालों के पास जाए और लाखों की उगाही कर ले। ये बार वाले, रेस्टोरेंट वाले तो तुरंत फोन करेंगे सीनियर ऑफिशियल्स को कि भाई ये सचिन वाजे एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर आया है, वो पैसे मांग रहा है। तो अधिकारी जरूर बताते होंगे कि भाई इसको दे दो, ये ऊपर से ऑर्डर आया है, ये ऊपर कौन लोग थे, किसके पास जा रहा था, इन सब का खुलासा होगा। इसलिए ये अघाड़ी सरकार के जो अलग अलग किस्म के प्रवक्ता हैं वो इस बात को साबित करने में जुटे हुए हैं कि ये जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, ये जो ब्लैक मनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, ये जो शरद पवार के परिवार, अजित पवार के परिवार के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, ये कुछ और नहीं बल्कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। वैसे खबर ये आ रही है कि अनिल देशमुख के बाद अगला नंबर अनिल परब का भी लगने वाला है। ये शिवसेना के बड़े लीडर हैं, मंत्री हैं और बताया जाता है कि ये बहुत ही क्लोज हैं शिवसेना के सुप्रीमो के साथ। तो अब ये कहानी अलग मोड़ पे मुड़ती चली जा रही है। जैसे जैसे ये एक्शन आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वसूली गैंग की हकीकत सामने आती जाएगी, वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति और गर्माती चली जाएगी और इस राजनीति पे हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।